नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 2 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत पूरे इजरायली आवाम को बड़ा धोखा दिया है। क्या धोखा दिया और क्या कुछ कहा, इसके बारे में जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अब इजराइल धीरे धीरे अकेला होता चला जा रहा और साथ ही तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सेंसस लगा दिया है। इससे इजराइल को कितना बड़ा नुकसान होगा इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इजराइल ने गाजा को कब्जा करने के लिए और जल्दी कब्जा करने के लिए एक प्लान बनाया है और आज उस प्लान को पास भी कर दिया है। तो कौन सा प्लान है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है दुआओं का काम करता है। तो आप कमेंट करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं गजा तक पहुंच सकें। खैर, अब इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों के दो सवाल थे और ये सवाल मेरी कुछ गलती की वजह से या फिर कुछ नासमझी आप लोगों से हुई। जो सवाल आए, दरअसल सुबह मैंने अपने वीडियो में बताया था कि इस्माइल हानिया के रिलेटिव्स ने इस समय इजराइल के अंदर घर ले रखा है और इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब ये खबर जब मैंने बताई आप लोगों को तो तमाम भाइयों का सवाल था कि भाई इस्माइल हानिया वाली खबर पे फिर से रिसर्च करो। इस्माइल हानिया की तो मौत हो गई तो वो घर कैसे ले लेगा। दरअसल मैंने कल भी कहा था, यानी जब मैंने रिकॉर्ड किया था उस टाइम भी मैंने कहा था कि इस्माइल हानिया नहीं बल्कि इस्माइल हानिया के परिवार वालों ने घर लिया है। और इस बात को लेकर इजराइल में बवाल मचा हुआ है। चूंकि इस्माइल हानिया के परिवार वाले कैसे आके घर ले लेते हैं और इजरायली सरकार को, इजराइल की खुफिया एजेंसी को कैसे पता नहीं चलता। अब कुछ लोग शायद नहीं समझ पाए या फिर हो सकता है मुझसे ही बोलने में गलती हुई हो और मैंने कह दिया हो कि इस्माइल हानिया ने ही घर ले लिया। लेकिन सच्चाई ये है, जब आप लोगों ने कमेंट किया तो मुझे लगा शायद मुझसे गलती हुई। मैंने जाके खबरों को फिर से क्रॉस चेक किया और चाहे जेरूसलम पोस्ट हो, टाइम्स ऑफ इजराइल हो, चाहे अल जजीरा हो, तमाम न्यूज चैनलों पे आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा कि इस्माइल हानिया के परिवार वालों ने इजराइल के अंदर घर ले लिया है और इसको लेके अब इजराइल में हड़कंप मच गई है। तो एक कंफर्म खबर है, इसमें कोई भी गलत खबर नहीं है। अब आप लोग का एक और सवाल था, इस सवाल का भी जवाब मुझे लगता है देना जरूरी है। कई सारे मेरे भाई हैं जो थोड़ा सा चीज़ों को नहीं समझ पाते, जज्बात में आके बोल देते हैं। दरअसल कल मैंने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर भूकंप आया है। इस भूकंप के अंदर 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1500-1600 करीब ऐसे हैं जो घायल हैं और उनकी भी हालत काफ़ी नाजुक है। बाकी माइनर इंजरी की बात करें तो 2000 से ज़्यादा ऐसे हैं जो बुरी तरीके से घायल हैं और उनकी इलाज की तैयारियां हो रही हैं। अब ये खबर जब निकल के सामने आई तो भारत सरकार ने मदद की पेशकश की अफगानिस्तान के लिए। लगभग 1000 से ज़्यादा टेंट भेज दिए, साथ ही 15 टन के करीब खाना भेज दिया। और 15 टन खाना इतना खाना है कि अफगानिस्तान में जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको महीनों तक बैठा के खिलाया जाए। अब ये बात जब मैंने कल बताई थी तो कई सारे मेरे जज्बाती भाइयों ने कमेंट किया था और कहा था कि भाई अगर अफगानिस्तान के लिए मदद जा रही है तो क्या भारत गजा की मदद नहीं कर सकता, क्या गजा की मदद करने में भारत डरता है। शायद उन्होंने ये बात जज्बात में बोल दिया या फिर वो किसी और आईडी से आए थे। कई सारे होते ना, नाम बदल के आके कमेंट करके मजे लेते हैं कि भारत तो डर गया। भाई कुछ सच्चाइयाँ आज आपको बता देता हूँ। भारत हर साल, बहुत ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी रकम गजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए UNRWA को देता है। कितना पता है? 44 करोड़ रुपए। 44 करोड़ के करीब रुपए फिलिस्तीन की मदद के लिए भारत देता है, हर साल देता है। इसके अलावा दवाइयाँ भेजता है, खाने के ट्रक्स भेजता है, मदद के सामानों को भेजता है। और सबसे गर्व के साथ एज ए हिंदुस्तानी, एज ए इंडियन मैं कह सकता हूं कि अरब कंट्रीज के अलावा सबसे पहला देश भारत था जिसने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया था। सबसे पहले। आज ये जो फ्रांस, आज ये जो जर्मनी, आज ये जो बेल्जियम वगैरह कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, भारत 1974 में ही फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर चुका है और पहला ऐसा नॉन मुस्लिम कंट्री था जिसने रिकॉग्नाइज किया था। हमारे अड़ोस पड़ोस की भी जो मुस्लिम कंट्री हैं उन्होंने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था 1974 में, हमने कर दिया था। और हम हर साल लगभग 55 करोड़ रुपए के आसपास मदद भेजते हैं, खाने के ट्रक भेजते हैं, दवाइयाँ भेजते हैं, वहाँ पे अनाज भेजते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजर भेजते हैं, बच्चों की स्कूल के लिए ड्रेसेस भेजते हैं। इतनी मदद भारत से जाती है। ये बातें जब आप गूगल करेंगे तब आपको पता चलेगा। इस वजह से अपने देश पे संदेह मत कीजिए। हमारा देश ऐसा
वाहिद मुल्क है कि हम हर आदमी के साथ खड़े हैं, न दोस्त न दुश्मन। खैर, अब आपको खबरें बताता हूँ। मुझे लगा कि इन दोनों सवालों का जवाब आपको दे दूं ताकि आपके मन में कोई भी शंका ना रहे, और अगर एज ए न्यूज़ चैनल में काम करता हूं तो कहीं भी डाउट ना रहे, तभी सही है। पारदर्शिता बनी रहे, आप कुछ कहें मैं उसको फौरन समझूं, उस मामले की गंभीरता में जाऊं, तभी चीज़ें ठीक है। खैर, अगली खबर अब आपको गजा की देता हूं। गजा में लगातार इजराइल के हमले भले ही तेज हैं, लेकिन इससे भी नेतन्याहू की सरकार खुश नहीं है और गजा को कब्जा करने के लिए इस समय बड़ा प्लान बनाया है। और इस बड़े प्लान के तहत अब कब्जा करने के लिए इतने रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है कि एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि 6000 मीटर स्क्वायर यानी 6 किलोमीटर के करीब पर डे कब्जा करेगी इजरायली फोर्स। इतने रिजर्व सैनिकों को बुलाने का काम किया गया। इधर जो अलग अलग वेस्ट बैंक में बिल्डिंगें थी, अलग अलग जगहों पे वेस्ट बैंक में जब इजरायली सेटलर्स ने कब्जा कर लिया है, तो अब इजराइल की तरफ से ये ऑर्डर पास हुआ है कि लगभग 27 किलोमीटर के एरिया को डिमोलिश किया जाएगा। वेस्ट बैंक के 27 किलोमीटर के एरिया में जितने घर हैं फिलिस्तीनियों के, जितने उनके निशान हैं, उन तमाम चीज़ों को गिरा दिया जाएगा और गिराने के बाद वहाँ नए सिरे से इजरायली सेटलर्स के लिए घर बनवाए जाएंगे। तो ये इतने जीनोसाइड कर रहे हैं, इतने जीनोसाइड कर रहे हैं कि क्या बताएं। आप सोचिए कि अब तक कब्जा कम हो रहा था, अब इतने रिजर्व सैनिकों को बुला लिया गया कि 6 किलोमीटर पर डे के हिसाब से कब्जा करेंगे। साथ ही 27 किलोमीटर वेस्ट बैंक में जमीनों को जमींदोज करके, बिल्डिंगों को गिरा के वहां पे नए सिरे से घर, नए सिरे से बिल्डिंगें और ऐसे डिजाइन में बनाएंगे कि कभी भविष्य में वहां कोई सर्वे हो तो फिलिस्तीनियों का कोई अंश ना मिले, यानी कोई मस्जिद ना हो, कोई ऐसा जहां अल्लाह का नाम लिखा हो, कोई कलमा लिखा हो, कोई आयत लिखी हो। उन तमाम घरों को इस तरह से तोड़ा जाएगा कि कभी भी कोई सर्वे हो तो कुछ बचे ना, क्योंकि इनको पता है कि आज सत्ता हमारे पास है, कल किसी और के पास होगी। इस वजह से एक भी नामो निशान छोड़ने का काम नेतन्याहू की सरकार नहीं कर रही। खैर, इधर ये तमाम चीजें ये बंदा कर ही रहा था, इधर इनको कितने धक्के लगे अब आप जान लो। सबसे पहले इनका एक सोल्जर था जिसके बारे में मैंने आपको परसों बताया था कि अचानक से जब इजरायली सोल्जर्स गाजा के अंदर घूम रहे थे, तभी इनको अपना ही एक सिपाही जमीन पे गिरा पड़ता मिलता है। अब जैसे ही अपने एक सिपाही को ये गिरे हालात में देखते हैं, देखने के बाद भाग के जाते हैं कि भाई ये कौन है। जैसे ही वहां पे जाते हैं, उसको देखते हैं तो मरा पड़ा था। उसको फौरन उठाया जाता है। शुरुआत में लगा कि शायद जिंदा है, हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला कि भाई ये मरा है। अब उसका पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में पता चला और साथ ही जब जांच पड़ताल हुई तब पता चला कि सिपाही ने अपने टेंशन भरी जिंदगी को देखते हुए अपनी जान ले ली। क्यों? क्योंकि ये अभी 19 साल का था, 5 सालों तक इसको सर्विस देनी थी, यानी अभी भी इसके 3 साल 4 साल बचे हुए थे। और जिस हिसाब से गजा में इसको डेली मौत के मुंह में झोंका जा रहा है, डेली भेजा जा रहा है, ये चीज़ें देखने के बाद इसको लगा कि अब इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, 4 साल तक 5 साल तक मैं वहाँ पर लड़ नहीं पाऊंगा, अपने आप को खपा नहीं पाऊंगा, इजराइल छोड़ के कहीं भाग नहीं सकता। ऐसे हाल में एक ही चाह रहा है कि अपनी जान ले लो। तो आज इस आदमी ने अपनी जान ले ली। अपनी जान लेने के बाद गाजा में जाके मर गया। वो तो जब जांच पड़ताल हुई तब ये मामला निकल के सामने आया, नहीं तो किसी को भनक तक ना लगती कि इजरायली सोल्जर्स अपनी जान ले रहे हैं। खैर, इधर ये चीज हुई। इधर क्या हुआ कि बेल्जियम अब खड़ा हो गया है फिलिस्तीन के पक्ष में, और बेल्जियम ने कहा कि हम अब रिकॉग्नाइज करेंगे फिलिस्तीन को। और साथ ही जो वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे मैक्सिम प्रोवेट, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने के साथ साथ हम इजराइल के ऊपर सेंसस लगा देंगे। यानी एक तरफ तो फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दे ही रहा बेल्जियम, दूसरी तरफ क्या हुआ कि फ्रांस और कनाडा की तरह सेंसस लगा देगा। अब इजराइल कोई भी जहाज, कोई भी चीज बेल्जियम के आसपास से नहीं गुजर सकती। इधर बेल्जियम ने यह बात बोली ही थी कि सिंगापुर खड़ा हो गया। सिंगापुर ने भी कहा कि हम भी रिकॉग्नाइज करेंगे। हालांकि सिंगापुर ने अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं की, लेकिन अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सिंगापुर भी अब रिकॉग्नाइज कर देगा। यानी शुरुआत भारत ने की थी, उसके बाद मामला फ्रांस तक गया, फिर कनाडा तक गया, फिर जर्मनी तक गया, फिर ऑस्ट्रेलिया तक गया, फिर यूके तक गया। इधर पाकिस्तान ने भी कर दिया, इधर अलग अलग रशिया चाइना ने कर ही रखा है। अब देखिए कि इसमें बेल्जियम भी जुड़ गया, सिंगापुर भी जुड़ गया और आने वाले टाइम में कनाडा भी जुड़ रहा था। तो कितनी लंबी लिस्ट है। इस हिसाब से लिस्ट है कि आज ट्रंप को बोलना पड़ा। ट्रंप ने क्या कहा आप जानते हैं? ट्रंप ने आज अपने मुंह से कहा कि भले ही इजराइल जीत जाए, भले इजराइल गाजा को कब्जा कर ले, लेकिन पूरी दुनिया की नजरों में इजराइल हार चुका है। ये बात बकायदा ट्रंप को बोलनी पड़ी, उस ट्रंप को जो इजराइल के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता।
उस ट्रंप को जो नेतन्याहू के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता, आज मजबूर होकर ट्रंप को बोलना पड़ा कि जिस हिसाब से सिचुएशन है, जिस हिसाब से पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि भले ही गजा इजराइल जीत जाए, भले ही हम हथियार दे दे, गजा पे इजराइल कब्जा कर ले, लेकिन पूरी दुनिया में जिस हिसाब से इजराइल की मुखालफत हो रही है, इजराइल की सिचुएशन खराब है। यानी इजराइल जीतकर भी हार गया, ये हाल है। अब ये कुछ भी कर ले, ये दुनिया की नजर में कभी उठ नहीं पाएंगे। इधर अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है आयरलैंड से। आयरलैंड ने बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल इजराइल के जो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब आपको समझाता हूं कि अगर मैं अपने रुपयों का हवाला देके आपसे कहूं कि भाई इतने पैसे मेरे यहां रखे हैं, मेरा ये काम कर दो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया कि भाई प्रखर मैं आपका ये काम करूं और मुझे पेमेंट ना मिले तो मैं कह दूं कि भाई आपके ही देश में, आपके ही घर में मेरी एक बैंक है, वहां पे मेरा पैसा रखा है, अगर मैं आपका काम ना करूं तो आप वहां से पैसे ले लेना। उसके बाद आपको लगता है कि भाई चलो ठीक है, मैं पैसे तो अब वसूल ही लूंगा, तब आप मेरा काम कर देते हैं। इसी चीज को बॉन्ड कहा जाता है। अब आयरलैंड ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि जितने भी इजरायली बॉन्ड हमारे स्विस बैंक में हैं, जितने हमारे लोकल बैंक्स में हैं, जितने हमारे नेशनल बैंक में हैं, इन तमाम बैंकों से इजरायली बॉन्ड का खात्मा होगा। यानी इजराइल बॉन्ड अब कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इजराइल बॉन्ड की ये हालत होगी कि ये कागज और रद्दी के भाव उस तरह से हो जाएंगे जिस हिसाब से नोटबंदी के बाद हमारे देश में 500 और 1000 के नोट हो गए थे। यानी ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन अब इजराइल के रुपयों की होगी। और आप सोच के देखिए कि जिसने बॉन्ड बना के वहां रखा है इजरायली कंपनियों ने, उनको कितना बड़ा नुकसान होगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया कभी इजराइल से भिड़ रहा था, फिर उसने ईरान से लड़ाई शुरू कर दी और अब ऑस्ट्रेलिया भारत से लड़ाई कर रहा। क्यों कर रहा वो आप जान लो। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम कम से कम 9 लाख इंडियंस रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से नहीं, कानूनी तरीके से। अब ये 9 लाख लोग चूंकि टैलेंटेड हैं, आपने सुना भी होगा कि भारत का जो टैलेंट है अक्सर विदेशों में जाके खपता है, तो ये 9 लाख लोग वहां पे इस कदर हावी होते चले जा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो नौकरी है वो, जो पैसे हैं वो, वहाँ की जो सरकारी चीज़ें हैं वो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो, उन तमाम जगहों पे भारतीयों का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय वहाँ इस कदर हावी होते चले जा रहे हैं कि मजबूरी में ऑस्ट्रेलिया के लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भारत के ऊपर हमले करने पड़े। आपको बता दूं, आपके पास ये जानकारी पहुंची नहीं होगी कि भारतीयों के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरीके से हमले हो रहे हैं। कभी किसी के ऊपर पानी फेंका जा रहा, कभी कहीं पे तिरंगे का अपमान किया जा रहा, कभी किसी को मारा पीटा जा रहा। और ये तमाम चीज़ें इस वजह से हो रही हैं चूंकि भारतीय वहाँ पे तादाद में ज़्यादा हो रहे हैं और भारतीय वहाँ की नौकरियों को खा जा रहे हैं। अब भाई जाहिर सी बात है, हमारे अंदर टैलेंट है, आपके पास की कंपनी ने बुलाया तो हम वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें कोई नई नहीं है, सेम चीज़ आप ऑस्ट्रेलिया में क्यों देखेंगे, आप अपने देश में देख लो। यूपी बिहार से जो लोग जाते हैं महाराष्ट्र में, पहले तो उनको मार के भगाया गया, उसके बाद फिर कहा गया कि तुम मराठी बोलना सीखो। जो मराठी नहीं बोल पा रहा उसको भी मारा पीटा जा रहा। तो ये चीजें पूरी दुनिया में जलन इस कदर है, अगर कोई किसी जगह जाके वहां की नौकरी, वहां के काम को अपनाता है तो वहां के लोकल लोगों को जलन होती है। सेम सिचुएशन इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इस सिचुएशन की वजह से ऑस्ट्रेलिया में रैली निकाली जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय लोगों पर हमला किया जा रहा और इसका रिजल्ट बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर गजा से निकल के सामने आ रही। गजा में लगातार हमले तेज हो रहे हैं। गजा में आज कम से कम 100 लोगों को मार दिया गया। 100 लोगों को ऐसे हाल में मारा गया कि कम से कम 10 तो ऐसे थे जो भूखमरी से बेचारे मरे, उसमें से ज्यादातर बच्चे थे। भूखमरी से मरने के बाद क्या हुआ कि कई सारे ऐसे लोग थे जो मदद के लिए खड़े थे, उनको मार दिया गया। इधर जो मैंने आपको बताया कि वेस्ट बैंक में जमीन कब्जा करने के लिए किस हिसाब से 27 किलोमीटर के एरिया में बिल्डिंगों को जमींदोज किया जाएगा, तो इसमें भी कई सारे लोग मारे जाएंगे। साथ ही अलग अलग जगहों से फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया जा रहा, उनमें भी जो विरोध कर रहे, जो रेजिस्टेंस दिखा रहे, उनको भी मार दिया जा रहा। और साथ ही मदद की चीजें भी जहां पहुंच रही, उन मदद की चीजों को भी लूटने और बांटने में कई सारे फिलिस्तीनियों की जान चली जा रही है। तो फिलिस्तीनी हर सूरत हाल में मर रहे हैं। एक महिला थी ग्रेटा थनबर्ग, जो पहले भी मदद लेके आ चुकी थी, इजराइल ने गिरफ्तार किया था, फिर से उन्होंने मदद लाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले का ऐसा कहर बरप रहा है कि वो आ ही नहीं पा रहे। जिस समुद्र के रास्ते से वो आ रही थी, उस समुद्र के रास्ते में भी तूफान है। अल जजीरा की रिपोर्ट है,
वहाँ के फिलिस्तीन के जो हेल्थ मिनिस्ट्री, उनका दावा है कि 3000 ट्रकों में से केवल 540 के करीब ट्रक पहुँच रहे हैं, तो खाने की चीज़ें भी नहीं है। इस वजह से लगातार मरने वालों की जो तादाद है बढ़ती चली जा रही है और इस समय पूरी दुनिया की नज़र गजा पे टिकी हुई है। खैर, ये तो रही गजा की खबर। अब आपको अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक खबर देता हूँ, और इस खबर को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। हमारे भी देश में बाढ़ आई है, अफगानिस्तान में भूकंप आया है और इधर पाकिस्तान में भी बाढ़ आ गई है। पाकिस्तान में जो बाढ़ आई, इस बाढ़ के बाद क्या हुआ आप जानिए। बाढ़ के बाद तमाम लोगों की जान गई, कई हजार लोग मारे गए। भारत में भी कई सौ लोग मारे गए, अफगानिस्तान में भी हजारों के करीब मारे गए, इधर पाकिस्तान में भी कई हजार लोग मारे गए। अब रिपोर्ट क्या निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने बयान दिया। बयान इस कदर दिया कि सुनेंगे तो आप फंसेंगे। आमतौर पे कायर और कमजोर इंसान की पहचान होती है कि हर बात में धर्म घुसाते हैं। इस बात को अगर आप रिलेट करेंगे तो समझ पाएंगे कि कमजोर आदमी कैसे धर्म घुसाता है। क्या हुआ कि बाढ़ आई है, उससे बचने का कोई इंतजाम इनके पास नहीं है। जब इंतजाम नहीं है तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के बजाय इन्होंने कह दिया कि ये तो अल्लाह की नेमत है, यानी अल्लाह के जलजले को अल्लाह की नेमत बता दिया और कहा कि ये बाढ़ इस वजह से आई ताकि हम लोग पानी स्टोर कर सकें। और साथ ही ये भी कहा कि बाल्टियों में भाई पानी इकट्ठे कर लो, आने वाले टाइम में चीज़ें मुश्किल जब होगी तो इन पानियों का हम यूज करेंगे। एक तरफ आवाम डूब के मर रही है और दूसरी तरफ इन भाई साहब को अल्लाह की नेमत दिख रही है। तो इस हिसाब से जब वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं तो क्या तरक्की होगी, क्या फ़ायदे होंगे, किस हिसाब से देश आगे बढ़ेगा, सोच के ही दुख होता है। भाई हमारा ही पड़ोसी है, तरक्की करता, हमसे ना लड़ता, हम भी उससे ना लड़ते, दोनों प्यार से रहते। चाइना से हमारे ताल्लुकात अच्छे होते। अगर हमारा चाइना और पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छा होता, आप सोच के देखिए, पूरी दुनिया में हमें किसी से डरने या झुकने या दबने की जरूरत थी? भारत तो ऐसे भी नहीं दबता, क्या जरूरत थी? नहीं थी। लेकिन आज हमारे सियासी अख्तियात इतने हो गए हैं अपने पड़ोसियों से और पड़ोसियों का हमसे कि हम आपस में ही कट मर रहे हैं। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और जो मैंने आपको अपडेट दी थी, हाँ, एक अभी अपडेट फिर से निकल के सामने आ रही है कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की बिल्डिंग पे बड़ा हमला देखने को मिला है और इस हमले में कई सारे रेजिस्टेंस फोर्सेस के मारे जाने की खबर है। वीडियो आईडी अपने रिलीज किया, मैं अभी आपको लगा के दिखा देता हूँ। और साथ ही कितने लोग मारे गए हैं इसके बारे में अभी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो अगली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। और इस्माइल हानिया वाली खबर जो मैंने बताई उसको अब आप समझ गए होंगे, और गाजा में भारत कितनी मदद करता है ये भी अब आप जान गए होंगे। खैर, बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।